को पाना है, सारी मुसीबतों को तोड़कर भी उस लक्ष्य तक पहुंचाना है। यही है हम सभी का एकमात्र गोल 10वीं क्लास के अंदर। बट सबसे बड़ा सवाल आता है कि इसको पाया कैसे जाए, क्योंकि इस समय जब हम 10th क्लास में हैं, ये हमारा वो समय है जब हमें सबसे ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन भी देखने को मिलेगा। क्योंकि बहुत सारे यूट्यूबर्स, मतलब 10वीं क्लास एक ऐसा इंडस्ट्री बन चुकी है जिसके अंदर अंधाधुंध यूट्यूबर्स आ चुके हैं, जिन्होंने बच्चों को बहुत हेल्प करी है, अलग अलग तरीके का मटेरियल प्रोवाइड करा है। लेकिन दिक्कत ये आती है कि बच्चे क्या क्या पढ़े। जितना देर उन्होंने हेल्प करी उससे ज़्यादा बच्चों को कन्फ्यूज़ कर दिया है, क्योंकि बच्चों का मेंटल फटीक हो चुका है कि यार यहाँ से पढ़े इसका ज़्यादा आता है, इसका ज़्यादा आता है। इन जो एजुकेटर्स है यूट्यूब पे, इन सब का एक अलग ही अपना चलता है कंपटीशन कि कौन ज़्यादा पेपर लीक करेगा। अब इस पेपर लीक की कंपटीशन के अंदर हमें कैसे पता चले कि हमारे लिए बेस्ट क्या है, यही मैं तुम्हें आज बताने वाला हूँ। सो स्टे ट्यून्ड और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब। इस समय जब सभी बच्चे बोले कि यार ये वाली ओसवाल खरीदते हैं, नो भाई ये वाली एजुकार्ट नहीं, ये तो मेरे फेवरेट एजुकेटर की बुक है, इस समय हमें क्या करना है। पहला स्टेप हमेशा हर एक टॉपर का होता है, हर एक स्टूडेंट का होता है जिसे हमने 10th क्लास को बेस्ट तरीके से पार किया अच्छे मार्क्स के साथ, कि वो हमेशा पहले एनसीईआरटी करता है। तुम्हारा सबसे पहला स्टेप यही होना चाहिए कि शुड स्टिक टू द एनसीईआरटी। तुम्हारा जो छुट्टियां होने वाली है अभी गर्मियों की, उसके अंदर बिल्कुल भी कोई अलग से किताब मत खरीदना और सिर्फ अपनी एनसीईआरटी को पूरा करना और इन्जॉय करना। बिकॉज कि अगर तुम मान लो कि एक अलग से किताब खरीद लेते हो, मान लो कि तुमने आर.डी. शर्मा खरीदी, तो आर.डी. शर्मा खरीदने के बाद तुम्हें उसे पूरा करने का बर्डन रहेगा। तुम सोचोगे यार मैं तो छुट्टियों में कर लूँगा, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में ये होता है कि बच्चा नहीं कर पाता। बिकॉज एक तो छुट्टियों के अंदर डिस्ट्रैक्शन बहुत होता है, हमें यहाँ जाना वहाँ जाना है, और ऊपर से उस समय ऐसा माहौल होता है कि यार मन नहीं करता पढ़ने का, और ये है भी सामान्य, इसमें कोई बड़ी बात भी नहीं है। और अगर तुम बाहर पूरा कर भी लोगे कोर्स तो उसका कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि तुम्हें उसे बार बार रिवाइज करना पड़ेगा और एक हद पे जाके तुम उसे थक जाओगे। आराम से करना और किसी भी अलग से किताब को एक बार मत खरीदना। हाँ, अगर तुम चाहते हो कि भाई मुझे एकदम एक्सट्रीम लेवल पे जाना है, तो तुम एक काम कर सकते हो कि ज़्यादा से ज़्यादा एक क्वेश्चन बैंक खरीद सकते हो, अगर तुम्हें पसंद है तो। वैसे तो मैं इसे रिकमेंड नहीं करूँगा, लेकिन तुम एक क्वेश्चन बैंक खरीद कर प्रैक्टिस कर सकते हो, खास करके मैथ वगैरह के, तुम्हें उससे बहुत ज़्यादा प्यार है। और इसके सिवा तुम एक और काम कर सकते हो कि जितने भी अपने चैप्टर्स है ना, उसमें से आधे चैप्टर्स को पहले कंप्लीट कर लो छुट्टियों के अंदर आराम से। जब तो तुम्हारी छुट्टी है गर्मियों की, पूरी छुट्टियों में तुम सिर्फ आधी ही बुक पूरी करनी है, वो भी थोड़े हार्ड चैप्टर्स, थोड़े आसान चैप्टर्स जो तुम्हें हर एजुकेटर बता देगा। उसके वन शॉट्स देखना और नए वन शॉट्स देखना, क्योंकि पुराने वन शॉट्स के अंदर कई चीज़ ऐसी है जो आजकल कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन में नहीं आती है। एंड पे पहुंचने से पहले मैं एक बहुत बड़ा मिथ को पूरा करना चाहूँगा, मतलब बहुत बड़ा एक क्वेश्चन है लोगों का, उसे आंसर देना चाहूँ उसका, कि क्या कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। अभी मैंने 10th पार की ही है, मतलब मैंने पेपर दिए हैं, मैं अभी रिजल्ट आने वाला है, लेकिन मैंने एक चीज़ नोटिस करी है कि तुम्हें एजुकेटर्स बहुत सारे क्वेश्चंस देंगे, बहुत सारे अलग अलग क्वेश्चंस देंगे, और इस मौके पे तुम्हें लगेगा यार ये बहुत हार्ड क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा ये होगा ही नहीं। बट मैं बताऊँगा एक बात जो भाई सब कोई नहीं बताने वाला, शायद तक ही कोई बताएगा, क्योंकि इससे कईयों का बिजनेस खराब हो सकता है, कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन 50% जो CBSE ने करे वो इतने हार्ड नहीं आते, बहुत ज़्यादा आसान आते हैं। मैं तो ये बोलता हूँ कि अगर तुम कोई बुक ना खरीदो, साल भर स्टिक रहो एनसीईआरटी में और आराम से पढ़ो, और सिर्फ लास्ट के गैप डेज के अंदर वो मैराथन्स होती है हर एजुकेटर की, अगर वो भी देख लो ना, यू कैन ईजिली स्कोर 90+। या हाँ, ये है कि अगर तुम एक थोड़े वीक बच्चे हो, या फिर तुम ऐसे बच्चे हो जिसे पढ़ना है लगातार, जिसे पसंद है पढ़ाई, या फिर तुम ऐसे बच्चे हो जिसे कि किताब करनी है, उसे एकदम कोई भी ऐसे नहीं रखनी कि भाई लास्ट के मोमेंट पे नहीं हुआ तो मुझे डर लगता है कॉम्पिटेंसी बेस्ड के, तो हाँ तुम कर सकते हो दूसरी किताबें, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं है। इतना कोई हार्ड पेपर नहीं आता CBSE का, ये सिर्फ हवा बना के रखा है। हाँ, एक बात ज़रूर है जो कि ये है कि थोड़ा सा पेपर ट्विस्ट होके आएगा, जो कि तुम्हें सारे एजुकेटर्स अपनी महा मैराथन्स वन शॉट्स में बता ही देंगे, जो तुम्हें इतनी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बस लगे रहो, अपने नोट्स बनाते रहो और काम करते रहो। स्टेप 3 कि नोट्स क्या करें। मोस्ट ऑफ द बच्चे इस समय पढ़ेंगे नहीं, मोस्ट ऑफ द बच्चे, क्योंकि वो सोचेंगे नोट्स तो लास्ट में मिलने हैं। बट मेरे हिसाब से तुम्हें खुद के नोट्स बनाने चाहिए। ऐसा नहीं है कि ये ऐसा नहीं होगा कि इन्हीं नोट्स में से क्वेश्चन आएगी, ये तुम्हारे नोट्स बहुत अच्छे होने चाहिए। तुम रफ नोट्स बनाओ, क्योंकि हो सकता है तुम्हारे 10th पास हो जाए इस बिना नोट्स बनाए, दूसरे नोट्स देख कर या फिर कुछ और करके, लेकिन ये जो तुम्हारी नोट्स बनाने की हैबिट होगी ये तुम्हारे आगे काम आएगी। यस, नोट्स बनाओ। और हाँ, अगर तुम चाहो तो 10th के भी इतने खतरनाक नोट्स बना सकते हो। इसका एक पूरा एक तरीका होता है। पहला, तुम्हें सबसे पहले स्टार्ट करना है नोट्स को बनाने के लिए, एक कोई भी बुक उठानी है और उस बुक में मतलब उसके वन शॉट देखना, उस बुक में जो मेन चीज़ है उसको अंडरलाइन करना है। फिर बाद में उस बुक में तुम्हें जो समझ उसे रफ पेज में लिखना, कुछ भी नोट्स ऐसा बनाने की जरूरत नहीं है। फिर वो जब तुमने कुछ रफ पेज में लिख दिया,
उसके बाद एक काम करना, अगर तुम फेयर कॉपी में बना रहे हो, अपने फेवरेट एजुकेटर की जो भी नोट्स है उनको उठाना और अपने हिसाब से नोट्स बना दो, उसको कॉपी मत करना। अपने हिसाब से जो तुम्हें लैंग्वेज पसंद आ रही है उसमें से वो लैंग्वेज डाल देना और फिर बनाना नोट्स। उससे एकदम प्रिसाइज नोट्स बनेगी, एक डिटेल कवर होगी। सो ये करना बहुत ज़रूरी है। 10th के बच्चे का सबसे बड़ा सवाल होता है कि भैया चैप्टर कौन सा करें पहले। इतने सारे चैप्टर्स हमसे होते हैं कि इतने सारे, पागल हो गया आप। मैं तुम्हें यहाँ पे कुछ चैप्टर्स बताने वाला हूँ, उनको अच्छे से तुम्हें करना पड़ेगा। और मैं इसमें हिंदी और इंग्लिश को भी ऐड कर रहा हूँ, क्योंकि भाई हिंदी इंग्लिश ऐसे ऐसे सब्जेक्ट है ना जिनको लोग हल्के में लेते हैं और फिर वही उनके नैया डुबा देता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इंग्लिश में। तो इंग्लिश के अंदर कुछ चैप्टर्स ये है ये। इसके अंदर तुम देख सकते हो कि मेनली है अपने फुटप्रिंट्स। तो फुटप्रिंट्स के अंदर अपन को पता चलता है कि जो लास्ट के चैप्टर्स है ना, बुक दैट सेव द अर्थ, उससे क्वेश्चन आया है, कई बार क्वेश्चन आया है। और उसके सिवा नेकलेस, उससे हर साल क्वेश्चन आता है। भोली, उससे भी हर साल क्वेश्चन आता है। अब बात की जाए अपने फर्स्ट फ्लैट की, तो फर्स्ट फ्लैट के अंदर तुम देख सकते हो कि एक तो सबसे पहले सरमन एट बनारस, उससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। उसके सिवा यहाँ पे तुम देख सकते हो कि सबसे पहला चैप्टर है द लेटर टू गॉड, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। हाँ, वो चैप्टर सबसे ज़्यादा आसान लगता है इस बुक का, क्योंकि भाई पहला ही चैप्टर है और कहानी टाइप है, आसान याद करना। लेकिन इस क्वेश्चन इससे लोग घुमा घुमा के ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं ना जो तुम सोच नहीं सकते। मैं अपने आगे आने वाली वीडियोज़ में बताऊँगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं हिंदी की। सो हिंदी के लिए कुछ ऐसा, तो जैसे तो हिंदी के अंदर मेनली अपने सबसे बड़ा ज़्यादा खतरनाक चैप्टर्स में से आता है अपने एक तो नेताजी चश्मा, दूसरा नौबत खाने की इबादत, और तीसरा अपना बाल गोविंद भगत गद्य खंड के अंदर। और काव्य खंड के अंदर मेनली अपना सबसे ज़्यादा संगीतकार से आता है और आत्मकथ्य से आता है। और इसके सिवा सारे चैप्टर्स तो इंपॉर्टेंट है ही। और कृतिका के अंदर तुम कोई भी दो चैप्टर्स को मास्टर कर लो, बस बहुत है, उससे तो कुछ नहीं चाहिए इस बुक के अंदर। फिर बात की जाए अपने साइंस की, तो साइंस के अंदर मेनली केमिकल रिएक्शंस और बायोलॉजी में के अंदर खासकर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन चैप्टर 7, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और कंट्रोल कोऑर्डिनेशन आसान चैप्टर होता है। इसके सिवा तुम अगर देखना चाहो तो केमिस्ट्री, जिसको लोग काफ़ी ज़्यादा मतलब पहले आसान लगती है, बाद में हार्ड होती है कई बच्चों के लिए, उसमें से मेनली जो क्वेश्चन होते हैं ना, वो एज कम्पेयर टू 4th चैप्टर जो है कार्बन एंड कंपाउंड, उससे ज़्यादा मेटल नॉन मेटल्स में जाते हैं। सो तुम्हें उस चैप्टर को ज़्यादा इंपॉर्टेंट ज़्यादा अच्छा करना है। और बाद में रही बात न्यूमेरिकल्स की, तो देखो इस बार जो पेपर आया था ना, उसके अंदर बहुत कम न्यूमेरिकल्स आए थे। गिनती के मेरा सेट 2 था और उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ गिनती के एक न्यूमेरिकल आया था, सिर्फ एक न्यूमेरिकल, वो भी न्यूमेरिकल नहीं था, उसमें भी कुछ कॉम्बिनेशन को सेटअप करना था। सो न्यूमेरिकल्स की तो हेडेक लेनी नहीं है, बहुत ज़्यादा आसान होते हैं। हाँ, थोड़े बहुत सॉल्व करना हो सकता है तुम्हारा इस बार पेपर थोड़ा सा हार्ड है, लेकिन इतना भी कोई हार्ड नहीं है, न्यूमेरिकल्स इतने आते नहीं है। सो अगर तुम देखना चाहो तो रे डायग्राम आता है, तो तुम्हें चैप्टर 10 के अंदर रे डायग्राम्स करनी ही करनी है। अब बात की जाए अपने मैथ्स की। मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट जिसके अंदर सबसे ज़्यादा बच्चे की ऐसी तैसी होती है, सबसे ज़्यादा उस सब्जेक्ट की क्या ट्रिक कर गए कि उसको पार कर जाए। तो देखो सबसे पहले बात कि मैथ्स के अंदर तुम्हें डराया जाएगा शुरुआत में ट्रिग्नोमेट्री के नाम से, तो डरना ही नहीं है। इसकी एक वजह है कि भाई ट्रिग्नोमेट्री हमेशा से कम मार्क्स की आई है, 6 मार्क्स 8 मार्क्स इससे ज़्यादा ट्रिग्नोमेट्री आती नहीं है, और बहुत ज़्यादा आसान चीज़ है। तुम थोड़ी प्रैक्टिस करोगे तो काम हो जाएगा। और इसके सिवा जो ट्रिग्नोमेट्री है ना, उसके अंदर केवल और केवल एक ही पोर्शन हार्ड है, उसके सिवा कुछ हार्ड नहीं है। मेनली तो मैं फोकस करना सर्कल्स पे, ट्राइंगल्स पे, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और शुरुआत के जो 7 चैप्टर्स है ना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तक, मैं बोलता हूँ कि तुम अपनी छुट्टियों के अंदर उनको पूरी तरीके से मास्टर कर लो, मतलब बिल्कुल मत छोड़ना उनको, चाहे कुछ भी हो जाए उन चैप्टर्स को मास्टर करना ही करना है। अब बात की जाए अपने लास्ट सब्जेक्ट की, एसएसटी, सबसे बड़ा कोर्स, सबसे ज़्यादा हार्ड कोर्स नहीं है एसएसटी, बहुत ज़्यादा आसान कोर्स है। सबसे पहली बात, एसएसटी बहुत ज़्यादा इजी है। ये बात मैं क्यों बताए, क्योंकि इकोनॉमिक्स है, वो 4 चैप्टर्स में आई थी इस बार, और ज़्यादा चांस है कि तुम्हारे साल अगले साल इस साल भी 4 चैप्टर्स ही आएंगे। सो भाई वो 4 चैप्टर्स बहुत आसान है, वो तो अगर अच्छे से पढ़ लो ना क्लास के अंदर भी, या फिर वन शॉट भी अच्छे से देख लो, अच्छे से पढ़ लो, मैंने बोला अच्छे से पढ़ लो, रटना नहीं, अच्छे से पढ़ लो, समझ लो बस भाई, अच्छे से क्वेश्चन कर लोगे तुम उसके। और लास्ट में ग्लोबलाइजेशन है, उसका तो कुछ ही क्वेश्चन आते हैं। फिर बात की जाए सेकंड बुक अपनी पॉलिटिक्स की, हाँ उसमें थोड़े फैक्ट्स याद करने पड़ते हैं और थोड़े बहुत उसको बनाना आना चाहिए, वो भी हो जाएगा, उसमें भी कोई हार्ड नहीं है। फिर आती है सबसे हार्ड बुक जिसे लोग मानते हैं, मैं बोलता हूँ बहुत आसान लगती है, जियोग्राफी। पता है क्यों ऐसा बोल रहा हूँ, क्योंकि जियोग्राफी को तुम ऐसा देखते हो कि यार फैक्ट्स बहुत सारे हैं, बट मेरे हिसाब से जियोग्राफी के अंदर इतने फैक्ट्स इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, याद होने चाहिए, पता होना चाहिए ना कुछ चीज़ों के बारे में, वो है। क्वेश्चन आंसर में देखो ना, बहुत ज़्यादा आसान आती है जियोग्राफी, लिटरली केवल 2 क्वेश्चन आते हैं जियोग्राफी में। इस बार जो नया पैटर्न निकाले सीबीएसई, उसके अंदर केवल 1 2 मार्क्स का क्वेश्चन और 1 5 मार्क्स का क्वेश्चन और 1 केस स्टडी आती है, उसी तरह सब कुछ एमसीक्यू होता है जियोग्राफी के सेक्शन के अंदर।
सो ज्योग्राफी आसान बहुत है, हाँ थोड़ा सा इसमें लगा के रखना। और अगर मैं इसमें मेन चैप्टर्स की बात करूँ तो एग्रीकल्चर और मेनली मिनरल्स, बस 2 चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और मिनरल्स के अंदर भी क्वेश्चन आते हैं ओपन एंडेड, जिसके अंदर तुम खुद से लिख सकते हो। सो वो भी कोई दिक्कत नहीं है, और वो आता भी 5 नंबर का है, तो उसमें 5 नंबर तो तुम्हें ऐसे भी मिल सकते हैं। फिर लास्ट बात करते हैं हिस्ट्री की, जिसका कोर्स याद ही नहीं होता, ऐसे भी इतनी बड़ी डेट्स इतना सब कुछ है। मैं तुम्हें इसके लिए नोट्स प्रोवाइड करूँगा हिस्ट्री के लिए, लेकिन हिस्ट्री में अगर तुम्हें अच्छे से याद करना है, तुम्हें चाहिए भाई मुझे हिस्ट्री में पूरे मार्क्स लाने हैं, तो प्रिंट कल्चर है, उस चैप्टर से बहुत कम क्वेश्चन आते हैं। मेनली तुम्हें फोकस शुरुआत के ही 2 चैप्टर्स पे करना है, और वो भी बहुत ज़्यादा ईजी है। मैं तुम्हें उसके पूरे डिटेल नोट्स दूंगा और उसकी हर एक की स्ट्रेटेजी देने वाला हूँ। सो बी रेडी। पर ये मैंने जो तुम्हें इंपॉर्टेंट बताया नई चीज़ें, ये तुम्हें पूरे तरीके से अच्छे से रेडी करनी है, वरना हो सकता है थोड़ा सा दिक्कत होगी, लेकिन ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं होनी है। फर्स्ट एंड फाइनल टिप और ट्रिक वो है आंसर राइटिंग। देखो, चाहे तुम साल भर एक सब्जेक्ट छोड़ के पढ़ लो, मतलब साल भर नहीं, मतलब छुट्टी हो तो कोई सब्जेक्ट पढ़ो ना पढ़ो, एक चीज़ पे फोकस कर लेना, आंसर राइटिंग पे। तुम्हें अपना आंसर फ्रेम करना आना चाहिए बस। क्योंकि कई बार बच्चों के साथ ऐसा होता है, सब कुछ पता है लेकिन आंसर फ्रेम नहीं करना आता, इसलिए इस चीज़ पे ध्यान दे देना। चाहे तुम तुम्हारे 9th के क्वेश्चंस को, चाहे 2-4 क्वेश्चन जो तुमने नहीं करे थे उनका आंसर फ्रेम करो, या कोई और चीज़ का आंसर फ्रेम करो, क्वेश्चन बैंक का आंसर फ्रेम करो, खुद से करना। कोई भी चैप्टर पढ़ने के बाद आंसर फ्रेम करने ट्राई करना प्लीज़। ये मेरी तुम्हारी रिक्वेस्ट भी हो, तुम्हारे लिए सजेशन है बहुत खतरनाक। क्योंकि अगर तुमने आंसर फ्रेमिंग के अंदर महारत हासिल कर ली भाई, तुम्हारे 10th क्लास से आसान किसी और की 10th क्लास जानी ही नहीं है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर तुम्हें पसंद आए तुम्हारे भैया की ये टिप्स, सो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना, जिससे मैं आता रहूँ और तुम्हें तुम्हारी 10वीं क्लास को आसान बनाने में मदद करता रहूँ।